वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान, पपुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हो रहे हैं रवाना। वज़ीर-ए-आज़म जापान में G7 के साथ ही क्वाड की मीटिंग में होंगे शरीक। कॉन्फ्रेंस से अलग जापान समेत मुतादिद ममालिक के साथ भी करेंगे दो तरफा मुज़ाकरात। ज्ञानवापी मामले में शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज। मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से की थी शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर रोक लगाने की अपील। भारत ने खाना जंगी के शिकार सूडान को फराहम कराई तिब्बी इमदाद। सूडान में भारतीय सफीर ने अस्पतालों और मरीजों के लिए सौंपी 25 टन दवाएं। सूडान के समाजी तरक्की के वजीर ने कहा कि वक्त पर पहुंचाई गई दवाएं मरीजों के लिए होंगी मददगार। विराट कोहली की सेंचुरी की बदौलत आरसीबी ने आईपीएल मुकाबले में हैदराबाद को 8 विकेट से दी शिकस्त। आज होने वाले मुकाबले में राजस्थान और पंजाब होंगे आमने सामने। चौदह मरतबा फ्रेंच ओपन के फातेह राफेल नडाल ने चोट की वजह से टूर्नामेंट से नाम लिया वापस। 19 साल के टेनिस करियर में पहली मरतबा फ्रेंच ओपन नहीं खेलेंगे नडाल। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज 3 ममालिक जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर रवाना हो रहे हैं। अपने दौरे के पहले मरहले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा की दावत पर G7 सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। G7 सरबराही इजलास में जौहरी तख़फ़ीफ़, इक़्तिसादी ताल्लुक़ात और सलामती, इलाक़ाई मसाइल, आबो हवा और तवानाई, खुराक और सेहत और तरक्की समेत मुतादिद उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में कई सेशंस होंगे और इस दौरान डिजिटलाइजेशन और साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबों पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। भारत हिरोशिमा में होने वाले कन्वेंशन में 3 रस्मी इजलासों में शिरकत करेगा। 2 सेशंस 20 मई को होंगे और तीसरा सेशन 21 मई को होगा। वज़ीर-ए-आज़म सरबराही इजलास के मौके पर G7 के कई रहनुमाओं के साथ दो तरफा मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म अपने जापानी हम मनसब के साथ दो तरफा मीटिंग करेंगे और हिरोशिमा में महात्मा गांधी के मुजस्समे की नकाब कुशाई करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म जापान में ही क्वाड मीटिंग में भी शिरकत करेंगे। जापान से वज़ीर-ए-आज़म पापुआ न्यू गिनी में पोर्ट मोर्सबी रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म के साथ 22 मई को महा हिंद बहरुल काहिल जज़ायर ताबुन फोरम के तीसरे सरबराही इजलास का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह करेंगे। ये तंजीम 2014 में शुरू की गई थी और इसमें बहरुल काहिल के 14 जजीरे ममालिक शामिल हैं। इसमें फ़िजी, पापुआ न्यू गिनी और टोंगा, सामुआ, सोलोमन, जजीरा नुमा जैसे ममालिक शामिल हैं। वज़ीर-ए-आज़म पापुआ न्यू गिनी के वज़ीर-ए-आज़म जेम्सी मारापे के साथ भी दो तरफा मुलाकात करेंगे और इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचेंगे, जहां वो वज़ीर-ए-आज़म एंटोनी अल्बनीज़ के साथ दो तरफा मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रेलिया की मुख्तलिफ कंपनियों के CEOs और कारोबारी नुमाइंदों से बातचीत करेंगे और वहां भारतीय कम्युनिटी से खिताब भी करेंगे। G7 सरबराह इजलास में शिरकत के लिए पहुंचने वाले अमेरिकी सदर जो बाइडेन और उनकी अहलिया जिल बाइडेन का हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में जापानी वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा ने इस्तकबाल किया। वहीं फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों और ब्रितानवी वज़ीर-ए-आज़म ऋषि सुनक जापान के हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे। जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा ने उनका और दीगर G7 लीडरों का इस्तकबाल किया।
और बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मजीद खबरें, जहां वजीर आज़म नरेंद्र मोदी 28 मई को नौ तामीरशुदा पार्लियामेंट हाउस को कौम के नाम वक्फ करेंगे। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने जुमेरात को वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उन्हें पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह करने की दावत दी। पार्लियामेंट हाउस का तामीराती काम अब मुकम्मल हो चुका है और नई इमारत आत्मनिर्भर भारत के जज्बे की अलामत है। मौजूदा पार्लियामेंट हाउस 1927 में मुकम्मल हुआ था, जिसे अब तकरीबन 100 साल होने को हैं। मौजूदा ज़रूरियात के मुताबिक इस इमारत में जगह की कमी महसूस की जा रही थी और दोनों ऐवानों में अरकान पार्लियामेंट के बैठने के आरामदेह इंतजामात का भी फुकदान था, जिससे अरकान की कारकर्दगी मुतासिर हो रही थी। और इसी को जहन में रखते हुए लोकसभा और राज्यसभा दोनों ने करारदादें मंजूर की, जिनमें हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो पार्लियामेंट के लिए एक नई इमारत तामीर करे। 10 दिसंबर 2020 को वज़ीर आज़म ने पार्लियामेंट की नई इमारत का संग बुनियाद रखा था। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुस्लिम फरीक की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट आज समाअत करेगा। मुस्लिम फरीक ने शिवलिंग की कार्बन डेटिंग पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी में अदालत के हुक्म को मुस्तरद करते हुए शिवलिंग की कार्बन डेटिंग की इजाजत दी थी। हाई कोर्ट ने यह हुक्म आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पेशकर्दा रिपोर्ट पर दिया था, जिसमें एएसआई ने अदालत में कहा था कि शिवलिंग को नुकसान पहुंचाए बगैर साइंसी सर्वे किया जा सकता है। मुस्लिम फरीक ने हाई कोर्ट के हुक्म के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया है। वहीं दूसरी जानिब हिंदू फरीक ने इंतबा का नोटिस दाखिल करते हुए अपील की है कि किसी भी किस्म का हुक्म देने से पहले सुप्रीम कोर्ट उसका भी मौक़िफ़ सुने। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज वज़ारत दाखिला के सीनियर अफसरान के चिंतन शिविर की सदारत करेंगे। चिंतन शिविर का मकसद वज़ारत के कामकाज का जायजा लेना और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के विजन 2047 को नाफिज करने के लिए एक एक्शन प्लान तैयार करना है। कैंप में वज़ीर दाखिला अमित शाह को वज़ारत के कामकाज के बारे में आगाह किया जाएगा। और इससे कबल गुज़िश्ता माह भी मरकजी वज़ीर दाखिला ने चिंतन शिविर की सदारत की थी। अमित शाह ने साइबर क्राइम मैनेजमेंट, पुलिस फोर्स की जदीदकारी, मुजरिमाना मामलों से मुतालिक निज़ाम, इंसाफ में आईटी के इस्तेमाल में इजाफा और साहिली सिक्योरिटी समेत कई अहम मसाइल पर जोर दिया गया था। कर्नाटक के नामजद वज़ीर आला सिद्धारमैया ने गवर्नर से मुलाकात कर हुकूमत साजी का दावा पेश किया, जिसके बाद गवर्नर थावर चंद गहलोत ने सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की टीम के मेंबरों के साथ हलफ लेने के लिए मदऊ किया है। कर्नाटक की नई हुकूमत का हलफ बर्दारी तकरीब 20 मई को बेंगलुरु में दोपहर तकरीबन 12:30 बजे कांटे रावा स्टेडियम में होगी। सिद्धारमैया और शिव कुमार के साथ ही वुज़रा भी हलफ ले सकते हैं। कांग्रेस ने हलफ बर्दारी की तकरीब में हम ख्याल पार्टियों के लीडरों को मदऊ किया है। बेंगलुरु में कल हुई कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की मीटिंग में सिद्धारमैया को सीएलपी का लीडर मुंतखब किया गया। सिद्धारमैया को कांग्रेस पार्टी का लीडर मुंतखब किए जाने की तजवीज़ डीके शिव कुमार ने रखी थी और इसे सोती वोट से मंजूर किया गया। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी 31 मई को अमेरिका का दौरा करेंगे। इस दौरान वो 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय बिरादरी से खिताब भी करेंगे। राहुल गांधी का पिछला गैर मुल्की दौरा बहुत मुतनाज़ा रहा था। कांग्रेस पार्टी हमेशा से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों पर तनकीद करती रही है। कांग्रेस पार्टी ने हर बार वज़ीर आज़म के गैर मुल्की दौरों और भारतीय बिरादरी के साथ उनके डायलॉग प्रोग्रामों को निशाना बनाया है। लेकिन आज कांग्रेस के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से खींची गई वसी लाइन की नकल करती नजर आ रही है। अब राहुल गांधी का भी अमेरिका जाकर भारतीय बिरादरी से खिताब करने का प्रोग्राम है। आइए आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गैर मुल्की दौरों पर खुद राहुल गांधी समेत कांग्रेस के सभी लीडरों ने क्या कहा। बताते हैं आपको, जहां सितंबर 2014 में कांग्रेस लीडर राशिद अलवी ने न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिताब को पैसे की बर्बादी करार दिया। अलवी ने कहा था कि इस प्रोग्राम में 4000 करोड़ रुपए बर्बाद हुए हैं। अगर ये पैसा कश्मीर में खर्च होता तो भारतीयों को ज्यादा फायदा होता। सितंबर 2019 में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने अमेरिका में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाउडी मोदी प्रोग्राम पर सख्त तनकीद की थी।
राहुल ने तंज़ी अंदाज में कहा था कि बैरून मुल्क प्रोग्रामों को स्पॉन्सर करके सरमायाकार नहीं आते हैं। राहुल ने कहा था कि भारत की मईशत को ठीक करने के लिए एक ठोस मंसूबाबंदी की जरूरत है, न कि 1000 साल के बारे में प्रोपेगेंडा और अहमकाना नजरियात की। राहुल ने ट्विटर पर हैशटैग हाउडी इकोनॉमी का भी इस्तेमाल किया था। सितंबर 2019 में कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा ने मईशत की हालत पर हुकूमत को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा कि सरमायाकारों का एतमाद मुतज़्ज़ल हो गया है, लेकिन मोदी हुकूमत ने सच्चाई को कबूल करने से इनकार कर दिया है। हाउडी मोदी प्रोग्राम पर तनकीद करते हुए प्रियंका ने कहा था कि चमक दिखाकर, रोजाना 5 ट्रिलियन बोलकर या मीडिया को संभाल कर मईशत को बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। बैरून मुल्क तकरीबात को स्पॉन्सर करके सरमायाकार नहीं आते हैं। सितंबर 2019 में कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने अमेरिका में हाउडी मोदी प्रोग्राम पर वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया था। आनंद शर्मा ने कहा था कि वजीर-ए-आज़म मोदी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुहिम चलाने अमेरिका नहीं गए हैं। सितंबर 2019 में साबिक वजीर खजाना पी चिदम्बरम ने ह्यूस्टन के NRG स्टेडियम में वजीर-ए-आज़म के भारत में सब ठीक है के बयान पर तनकीद की थी। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर तंज करते हुए चिदम्बरम ने कहा था कि भारत में सब कुछ अच्छा है सिवाय बेरोजगारी, हुजूमी तशद्दुद, कश्मीर में लॉकडाउन, नौकरियों से महरूमी, अपोजिशन लीडरों को जेल भेजने के। सितंबर 2019 में ही कांग्रेस के रहनुमा अभिषेक मनु सिंघवी ने भी हाउडी मोदी प्रोग्राम पर तनकीद की थी। सिंघवी ने कहा था कि तमाम अदाकार वैसे भी शो ऑफ करते हैं, जब तक आप दिखावा नहीं करते आप पर तवज्जो नहीं दी जाएगी। वहीं नवंबर 2022 में कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने इंडोनेशिया में वजीर-ए-आज़म के जरिए भारतीय बिरादरी से खिताब पर वजीर-ए-आज़म को तनकीद का निशाना बनाया था। मुतासिब कांग्रेस लीडर ने वजीर-ए-आज़म के लिए फेकू मास्टर जैसे तज़हीक आमेज अल्फाज का इस्तेमाल था। कांग्रेस लीडरों के इन बयानात से साफ है कि उनके कौल और फाल में बिल्कुल फर्क है। कांग्रेस पार्टी और इसकी आला क़यादत वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की अंधी मुखालिफत में किसी भी हद तक जा सकती है। और बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां भारतीय हुकूमत ने सूडान के लोगों को 25 टन तिब्बी इमदाद फराहम की है। भारतीय फिजाइया का एक खुसूसी तैयारा C-17 तिब्बी इमदाद लेकर जुमेरात को सूडान पहुंचा। तिब्बी इमदाद भारत के सफीर BS मुबारक ने सूडान के गवर्नर फतला अल-हाज अहमद और समाजी तरक्की के वजीर अहमद आदम बकीद के हवाले की। इस मौके पर गवर्नर मुबारक ने कहा कि भारत और सूडान के दरमियान सेहत के शोबे में मजबूत ताउन है और भारत ने हमेशा बहरान के वक्त सूडान का साथ दिया है। बोहराए अहमर की रियासत के गवर्नर ने इस ताउन और हिमायत के लिए भारतीय हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। समाजी तरक्की के वजीर ने कहा कि इस तिब्बी इमदाद से सूडान के बहुत से अस्पतालों को अपने मरीजों की खिदमत में मदद मिलेगी। दुनिया में किसी भी मुल्क में मुसीबत के वक्त भारत हमेशा मदद के लिए सबसे आगे रहा है और इसी सिलसिले में समुद्री तूफान मोखा से मुतासिर म्यांमार के लोगों के लिए भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। ऑपरेशन करुणा के तहत राहती अशिया लेकर भारतीय बहरिया का चौथा जहाज आज यंगून पहुंच गया है। जहाजों में खाने का सामान, टेंट, जरूरी दवाएं, पानी के पंप, पोर्टेबल जनरेटर, कपड़े और जरूरी अशिया शामिल हैं। मोबाइल के इस दौर में भले ही लोग रेडियो को भूल चुके हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के राम सिंह वो शख्स हैं जिनके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। राम सिंह की नजरें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड पर हैं। राम सिंह के पास 10 नहीं बल्कि 1100 से ज्यादा पुराने रेडियोज का मजमुआ है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला के रहने वाले राम सिंह को रेडियो जमा करने का शौक है। अपने शौक की वजह से आज उनके पास 1100 से ज्यादा रेडियो हैं, जिनमें से 800 रेडियो के मजमुए बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उनके जाती अजायब घर में 1 मीटर लंबे से लेकर 3 इंच लंबे रेडियो शामिल हैं।
खास बात यह है कि ज्यादातर रेडियो अभी भी काम करने की हालत में है। राम सिंह के अजायब घर में कुछ रेडियो ऐसे भी हैं जो कभी बड़े ताजिरों की शान हुआ करते थे। मेरे पास ये रेडियो का कलेक्शन है, लगभग क्या डिफरेंट मॉडल 1100 हैं मेरे पास रेडियो, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो 625 का ये 2005 का। और मेरे बराबर जो रेडियो का कलेक्शन पूरी इंडिया में क्या पूरे विश्व में नहीं है। मेरे पास सन 1920 से लेकर 2010 तक के मॉडल विभिन्न। अगर राम सिंह की बात मानी जाए तो उन्हें शुरू से पुरानी चीजें जमा करने की आदत है। ऐसे में जब वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 2014 में मन की बात शुरू की तो उन्हें हौसला मिला और उन्होंने अपना रेडियो कलेक्शन बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी। इस तरह अब तक वो मुख्तलिफ कंपनियों के 1100 से जायद रेडियो जमा कर चुके हैं, जिन्हें वो रोजाना साफ करते हैं और अब भी इसी में रेडियो सुनते हैं। राम सिंह के रेडियो कलेक्शन में भारतीय कंपनियों के साथ इंग्लैंड, जर्मनी, जापान, अमेरिका की कंपनियों के रेडियो शामिल हैं। राम सिंह का कहना है कि दुनिया के पहले रेडियो से लेकर जहाजों में चलने वाले रेडियो तक और गदर और कुली जैसी फिल्मों में इस्तेमाल हुए रेडियो उनके मजमूए का हिस्सा है। वैसे तो मैं पहले से करता रहा हूँ, लेकिन जब से माननीय प्रधानमंत्री जी अक्टूबर 2014 से मन की बात उन्होंने शुरू की है, तब से मेरा रुझान इसके प्रति बढ़ा और तब से मैं रेडियो संग्रह करने में लगा। और मैंने ये मन बनाया कि मैं पूरे देश में जगह तक घूमा हूँ। संग्रहालय हर चीज़ का है, लेकिन कहीं भी रेडियो संग्रहालय अपने देश में नहीं मिलता है देखने को। इसलिए मैंने ये सोचा भाई ये तो हमारी बड़ी महत्वपूर्ण धरोहर रही है और इसका जो कलेक्शन करना बहुत जरूरी, जिससे कि आने वाली पीढ़ियाँ और समाज ये सोच समझ कर देख सके कि कभी ये भी उपकरण हुआ करता था। राम सिंह का ख्वाब दुनिया का पहला रेडियो म्यूजियम बनाने का है। उनका ये भी कहना है कि गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम जल्द ही उनके रेडियो कलेक्शन के रिकॉर्ड को अपनी फहरिस्त में जगह देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के कल के इजलास के एजेंडे में यूक्रेन में जंग के दोनों तरफ से हथियारों की फराहमी का मामला था। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए खतरे के मामले पर बुलाए गए इजलास में कौंसिल के नुमाइंदों ने उन पार्टियों पर उंगलियां उठाईं जिन्होंने मुतवातिर हमलों का जिम्मेदार माना जा रहा है। यूक्रेन, अमेरिका और बरतानिया ने जोर देकर कहा है कि यूक्रेन की इलाकाई दिफा के लिए हथियारों की फराहमी इस तनाज़े को हवा नहीं दे रही हैं, बल्कि ये मॉस्को की हट धर्मी है जो कीव की सालमियत और खुद मुख्तारी को खतरा में डाल रहे हैं। रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका और बाकू ग्रुप 7 बड़ी मईशतों के पाबंदियों के ऐलान के एक नए पैकेज के खिलाफ कौंसिल इजलास के दौरान गौर-ओ-खौस हुआ। जापान में मुतअद्दिद चोटी इजलास से पहले अमेरिका एहलकारों ने कहा कि वो G7 की नई कोशिशों का मकसद मैदान जंग के लिए ज़रूरी सामान हासिल करने की रूस की सलाहियत को रोकना, पाबंदियों से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाली खामियां, रूसी तवानाई पर बैनुल-अक़वामी इन्हिसार को मज़ीद कम करना था और इसके साथ मॉस्को की बैनुल-अक़वामी मालियाती निज़ाम तक की रसाई को रोकना होगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ अमेरिका और G7 मुमालिक नई पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है। अमेरिका ने रूस को तकरीबन 70 कंपनियों और तंजीमों को लिस्ट में डाल दिया है। इन पाबंदियों में अमेरिका ने रूसी कंपनियों और बैंकों पर सख्त पाबंदियां आयद की हैं और इसके साथ ही जंग में शामिल कई अशिया पर वसी पैमाने पर पाबंदी आयद की गई है। वहीं बरतानिया ने रूस के मादनियात के शोबे के खिलाफ नई पाबंदियों का ऐलान किया है। बरतानिया ने रूस से हीरे, तांबा, एल्युमिनियम समेत कई धातु की दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी है। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों में हिस्सा लेने पर 3 अफराद को सजाए मौत सुनाई गई है। अमेरिका ने ईरान से मुतालबा किया है कि वो सजाए मौत पर अमल ना करे। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान ने कहा कि सजाए मौत का निफाज इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। अमेरिका ने कहा कि हम ईरान पर जोर देते हैं कि वो हलाकतें बंद करे, मुकदमात बंद करें और लोगों के इंसानी हुकूक का एहतराम करें। ईरान में हिजाब के हवाले से गुज़िश्ता साल से एहतजाज जारी हैं। ईरान के रहनुमाओं ने इन मुजाहिरों को फसाद करार दिया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि इसके पीछे बैरून मुमालिक का हाथ है। उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस को मुजाहिरों से सख्ती से निपटने का हुक्म दिया है।
अर्जेंटीना में महंगाई और गैर यकीनी इक़्तिसादी सूरत हाल की वजह से अवाम का सरकार के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा तेज़ होता जा रहा है। मुजाहिरीन ने रोज़गार के मुतालबात को लेकर अपना एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने समाजी तरक्की की वजारत तक मार्च किया। और आगे बढ़ते हैं और अब पेश है दिल्ली से शाया उर्दू अखबारात का एक मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से होने वाले तमाम अखबारात ने कर्नाटक में वज़ीर आला के तौर पर सिद्धारमैया के नाम सामने आने की खबर को ही सुर्खी बनाया है। यहाँ हम रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी ले रहे हैं, जहाँ सिद्धारमैया को दूसरी बार कर्नाटक की कमान सौंपी गई है और शिव कुमार होंगे नायब वज़ीर आला। हलफ बर्दारी की तकरीब भी मुनक़िद की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान के हवाले से यहाँ पर खबर है, जहाँ पाकिस्तान छोड़ो या आर्मी एक्ट का सामना करो, इमरान खान को सरकार का अल्टीमेटम मिला है। इसके बाद जो खबर इसमें शाया हुई है वो भी पाकिस्तान के हवाले से ही है, जहां पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल ना किया तो पाकिस्तान को 18 अरब डॉलर का जुर्माना अदा करना होगा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। रोज़नामा इनकलाब की खबरों पर नजर डालें तो यहाँ के बैनुल-अक़वामी सफ़े पर जो खबरें शाया हुई हैं उसमें इटली से खबर है, जहाँ इटली में शदीद बारिशों और सैलाब से 9 अफराद हलाक हो गए हैं। यहाँ पर एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें साफ देखा जा सकता है किस तरह से वहाँ पे शहर में गाड़ियाँ जो हैं वो पानी में डूब गई हैं। इस कदर यहाँ पर सैलाब की सूरत हाल का मंजर है। आगे बढ़ते हैं, अक़वाम मुत्तहिदा ने इंतबा दिया है कि अगले 5 साल इंसानी तारीख के गर्म तरीन साल होंगे। ये सुर्खी लगी है, अक़वाम मुत्तहिदा का इंतबा इसमें शाया हुआ है। उन्होंने कहा है कि 5 साल इंसानी तारीख के गर्म तरीन साल होंगे। तो ये थे आज के अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी। और आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं खेल की खबरें। IPL में आज राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के दरमियान धर्मशाला में मैच खेला जाएगा। पंजाब किंग्स को पिछले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ 15 रन से हार का सामना करना पड़ा, जबकि राजस्थान रॉयल्स को अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 112 रनों से हार का सामना करना पड़ा था। राजस्थान रॉयल्स इस वक्त फहरिस्त में 12 पॉइंट्स के साथ छठे मकाम पर है, जबकि पंजाब किंग्स 12 पॉइंट्स के 8वें मकाम पर है। दोनों ही टीमें प्ले ऑफ की दौड़ से तकरीबन बाहर हो चुकी हैं। वहीं IPL में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेटों से हरा दिया। इस मैच में हैदराबाद ने RCB को जीत के लिए 187 रन का निशाना मुकर्रर किया था, जिसे उसने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। हैदराबाद की जानिब से हेनरिक क्लासन ने सेंचुरी बनाई और RCB की जीत के हीरो विराट कोहली थे, जिन्होंने शानदार सेंचुरी बनाई। ये कोहली की IPL करियर की छठी सेंचुरी थी। कोहली ने सबसे ज्यादा सेंचुरियां बनाने के मामले में क्रिस गिल की भी बराबरी कर ली है। दुनिया के साबिक नंबर 1 खिलाड़ी राफेल नडाल ने चोट की वजह से फ्रेंच ओपन में ना खेलने का फैसला किया है। उन्हें उम्मीद है कि 2024 उनके पेशावराना करियर का आखिरी सीजन होगा। अगले कोर्ट ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में रिकॉर्ड 14 टाइटल जीतने वाले नडाल 2005 में इस टूर्नामेंट में डेब्यू के बाद पहली बार इसमें नहीं खेल पाएंगे। नडाल ने फ्रेंच ओपन में 18 बार हिस्सा लेते हुए 112 मैच जीते हैं और उन्हें सिर्फ 3 बार हार का सामना करना पड़ा है, जो किसी भी एक ग्रैंड स्लैम में खवातीन और मर्द जुमरे में आलमी रिकॉर्ड है। और बुलेटिन में अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज।
और इसी के साथ ही खबरनामा ख़त्म पजीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाज़त। आदाब।